हेलो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, ये जान के काफ़ी अच्छा लगा। जैसा कि आपको पता भी है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के अलावा ये नेट जेआरएफ विभिन्न विश्वविद्यालयों के एंट्रेंस एग्जाम पीसीएस आईएएस इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। भौगोलिक चिंतन का ये पेपर है। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर सेकंड, जिसमें हम लोगों को देखना है एंशिएंट क्लासिकल पीरियड ऑफ ग्रीक। ग्रीक का मतलब यूनानी। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने को छोटा कर देते हैं, जिससे कि हम नॉलेज ज़्यादा दे पाएँ। तो जहाँ पे हमारा एरो चल रहा है, लिखा है एंशिएंट क्लासिकल पीरियड ऑफ ग्रीक। इसमें सबसे पहले जिनको हम पढ़ेंगे वो कौन है? होमर। ठीक है, सबसे पहले जो है वो है होमर। हम लोग होमर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो होमर का नाम देखो, आप अगर अंग्रेजी साहित्य पढ़ोगे तो भी वहाँ पे होमर का नाम आएगा। इन्होंने सबसे पहले किसका इलियड और ओडिसी दो महाकाव्य लिखे हैं। और इन महाकाव्यों में किसका वर्णन है? इधर साइड में जहाँ पे हमारा एरो इधर नहीं जा पा रहा है कुछ कारणों से, ब्रैकेट में जो इधर साइड में लिखा हुआ है कि इन महाकाव्यों में ट्रोजन युद्ध 1280 से 1180 बिफोर क्राइस्ट के बीच में हुए उनका वर्णन है। अब देखो, जब युद्ध का वर्णन है तो उसमें भौगोलिक दशाओं आदि का वर्णन होगा ही, वहाँ से भौगोलिक जानकारी मिलेगी ही। तो कौन से नाम आए? होमर का नाम आया, जिसमें होमर ने दो महाकाव्य लिखे हैं, इलियड और ओडिसी। वो महाकाव्य किससे संबंधित है? ट्रोजन वॉर से, यानी ट्रोजन युद्ध से। ठीक है, ये पूरी ग्रीक मिथोलॉजी पे बेस्ड है। जैसे कि अपनी हिंदू मिथोलॉजी, हिंदू पौराणिक कथाएं हैं, ऐसे ही पूरी ग्रीक पौराणिक कथाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है होमर ने ये माना कि आकाश जो है वो नतोदर धरातलीय का। नतोदर का मतलब होता है अवतल, यानी जो बीच में गहरा होता है। अब अगर आप खुद ही ऐसे खड़े होकर आसमान को देखोगे तो कैसे देखोगे? उधर आपको लगता है कि ज़मीन को छुआ है, इधर ज़मीन को छुआ लगता है। ऊपर आप देखते हो तो क्या लगता है आपको कि हाइट पे ऊपर है ना। तो ये चीज़, यही चीज़ इसको नतोदर कहते हैं। तो इन्होंने होमर ने बताया कि आकाश जो है, मतलब इनसे ही जानकारी मिलती है कि ये नतोदर है। हम इस पे कह रहे थे कि जैसे इन्होंने तो ट्रोजन युद्ध का वर्णन किया अपने इलियड और ओडिसी में, लेकिन भौगोलिक जानकारी कैसे मिली? तो आप कभी भी देखोगे, जैसे आप चाहे रामायण पे देखो तो हनुमान जी समुद्र को पार करके जाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ दूरियों का पता लगता है कि कौन सा सागर कैसा है, और कहीं ना कहीं जब उसको हम देखते हैं तो उस समय की भौगोलिक जानकारी हमको मिलती है ना। तो हमेशा मतलब, और अब सबसे मज़े की बात बताएं, आप हो सकता है जानते हो, अगर विश्व युद्ध ना हुआ होता, द्वितीय विश्व युद्ध ना हुआ होता, तो ना तो हमको प्लेट टेक्टोनिक का पता चलता, ना तो सागर नितर प्रसरण जो आपने भौतिक भूगोल में पढ़ा है, ना तो उसका पता चला होता। सबसे बड़ी बात, हमको जेट स्ट्रीम का ही पता नहीं चला होता। आपको पता होगा कि जब 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे जब एटम बम गिराने वाले जो जहाज़ गए थे, उन जहाज़ की स्पीड की वजह से कि लौटते वक्त उनकी स्पीड इतनी तेज़ हो गई कि तब उनको पता लगाना पड़ा कि आखिर इसके पीछे कारण क्या था। तब जाके उस समय पता लगा कि जो है कुछ जेट स्ट्रीम जैसा भी कुछ होता है। तो युद्ध जो होते हैं वो भी कई सारी भौगोलिक जानकारियाँ देते हैं। आगे आप पढ़ोगे ये भी देखोगे कई भौगोलिक जानकारियों की वजह से युद्ध हुए हैं। मतलब भौगोलिक जानकारियों ने युद्ध भी दिए हैं और कई भौगोलिक जानकारियों की वजह से युद्ध हुए भी हैं। देखोगे अभी जब हम लोग हार्टलैंड थियरी यानी हृदयस्थल सिद्धांत पढ़ेंगे तब ये बात आएगी। बहुत रोचक विषय है भौगोलिक चिंतन, बोर होने जैसी नीट नहीं है। उन सारे लोगों को बेटा आप लोग इन्फॉर्म कर दो जो सीरीज पढ़ के पेपर देना चाहते हैं, उनसे कहो कि सीरीज बोरिंग है, उससे कुछ नहीं मिलता, वो बेवकूफ़ बनाते हैं। इधर आओ पढ़ो, मोहन सर पढ़ा रहे हैं, बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। पहली जानकारी कि आकाश जो है वो ठोस है, सॉलिड है, और वो कॉनकेव शेप का है, यानी अवतल है। दूसरी बात, इन्होंने चारों दिशाओं से बहने वाली वायु का स्पष्ट वर्णन दिया। तो इन्होंने एक साथ में दो बातें बता दी, एक तो चार दिशाओं के नाम और वहाँ से चलने वाली हवाओं के नाम। तो आप ये चीज़ जान ही रहे हो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम वाली आप चीज़ जान ही रहे हो कि सर पे उत्तर, पैर पे दक्षिण, दाएं पूरब बाएं पश्चिम, ऐसे हम लोग याद ही करते हैं। तो जो उत्तर वाली हवा है बोरस, उसका नाम इन्होंने दिया, जो ठंडी एवं तेज चलती है। दक्षिण वाली नोट्स, पूर्व वाली यूरस, ठीक है, और पश्चिम वाली ये जेफेरस, जो कि झंझावाती वेग एवं गंध भरी हवा है। याद करने के लिए बीएन सिंह को यूजे किया, बीएन बोरस नोट्स और यूजे यूरस और जेफेरस। ठीक है, तो ये किसके बारे में हुआ? होमर के बारे में। महाकाव्य इलियड ओडिसी दो चीज़ें इन्होंने बताई, चारों दिशाओं से बहने वाली हवाओं के बारे में, और आकाश जो है ठोस है और अवतल शेप का है, ये इन्होंने बताया। अगले आते हैं थेल्स।
मिलेट्स नाम के शहर में ये पैदा हुए थे। यूनान के प्रथम विचारक, फर्स्ट थिंकर जाने जाते हैं, और दार्शनिक यानी फिलासफर, और ये एक यात्री भी थे यानी नेविगेटर भी थे। मिस्र की इन्होंने यात्रा की, मिस्र देश की, और मिस्र के लोगों की ज्यामितिक परंपरा जो यानी ज्योमेट्रिकल, अभी आप लोग मिस्र की सभ्यता हम लोग पढ़े थे ना चैप्टर फर्स्ट में, तो उनसे ये प्रभावित हुए। ये पहला विद्वान था जिसने पृथ्वी को नापने तथा पृथ्वी पर स्थानों को अंकित करने का प्रयास किया। किसने किया? थेल्स ने। और इन्होंने ज्यामिति, मैंने बताया था कि ज्योमेट्री जिसको रेखागणित कहते हो, और त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के 6 प्रमेयों की रचना की। अगर आप लोग मैथ पढ़े होगे, मैथ की क्लास में क्लास छोड़ के भागे ना होगे अगर, तो आपने इन 6 प्रमेयों के जो इधर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं बॉक्स बना के साइड में यहाँ पे, कि पहला कि किसी वृत्त को उसके व्यास से 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। भाई कोई वृत्त है, ठीक है, और आपको पता है कि ये उसका व्यास है, जो केंद्र से परिधि को जाने वाली रेखा होती है व्यास होती है, इससे वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। अब अभी तो लगता है कि ये तो कौन सी बड़ी बात हो गई, जब कुछ नहीं था तब सोचो ये बड़ी बात थी। तो इस तरह थ्योरम यानी प्रमेय, तो एक प्रमेय है। दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर बने आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके आधार पर जो कोण बनेंगे वो आमने सामने कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। ये समद्विबाहु जो किसी राक्षस का नाम नहीं है, सब जो को बनाते हो ना सब, कि हमको पहले लगता था कि समद्विबाहु विषमबाहु ये सब अजान बाहु जैसे सहस्र बाहु जैसे राक्षसों के नाम है, ऐसा नहीं है, ये त्रिभुज हैं। तो एक ये तीसरा, इन्होंने जब 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा यानी डायगोनल लाइन जब लंबवत काटती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। चौथा इन्होंने कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। पांचवा इनका थ्योरम है कि 2 समान त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं। और छठा इनका थ्योरम है कि जब 2 त्रिभुजों के 2 कोण और एक भुजा अपेक्षता बराबर हो तो ये 2 त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। ये इन्होंने 6 प्रमेय यानी थ्योरम इन्होंने दिए थे। किसने? थेल्स ने। थ्योरम याद रखो या ना रखो, इतना जरूर जानो कि 6 प्रमेयों की रचना थेल्स ने की थी। आपसे यूनिवर्सिटी का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं 2 नंबर में कम से कम थेल्स का अलग से पूछा सकता है। और वैसे तो पूरा विस्तृत उत्तरीय जो है ये बनता है कि यूनानी भूगोलवेत्ताओं के योगदान बताइए। और इसके अलावा इन्होंने आकार के संबंध में बताया था कि ये पानी में तैरती हुई तस्तरी के समान है, ठीक है। आप फर्जी किसी कम्युनिटी को बेकार में परेशान करते हैं कि उन्होंने बताया था धरती चपटी है ये वो ये किसी रिलीजन वगैरह का मामला नहीं है। जितना उस समय लोग जान पाते थे उतना बताते थे। दूसरे फिर इसके एक स्कॉलर यानी जो विद्वान हैं, बहुत भौगोलिकविद हैं, वो है एनेक्सीमेंडर। खूब आपने लूसेंट की जीएस वगैरह में पढ़ा होगा, ठीक है, कि सबसे पहले जो है मानचित्र किसने बनाया, तो आप कहोगे एनेक्सीमेंडर ने बनाया, खूब रटा होगा। वही एनेक्सीमेंडर ये हैं। थेल्स के समकालीन थे, मतलब जिस टाइम पे थेल्स यहाँ पे निवास कर रहे थे उस टाइम पे ये भी यहाँ पे खेल और खा रहे थे, मतलब ये भी उस समय थे। बेबीलोनिया का जो यंत्र अभी आपने देखा था कि बेबीलोनियन ने नोमोन यंत्र का विकास किया था, तो वो नोमोन यंत्र का इन्होंने यूज किया और उससे जो है यूनानी दुनिया में उसका उपयोग किया, ठीक है। अब नोमोन यंत्र देखो क्या है, यहाँ पे नोमोन यंत्र के बारे में बताया गया। रुको अपने को हम और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा हम अपने को छोटा नहीं कर सकते, सॉरी। तो इन्होंने नोमोन क्या होता है? घड़ी जैसा यंत्र होता है, सूर्य की घड़ी के समान, जिसको कि सनडायल सूर्य घड़ी को बोलते हैं। और नोमोन की सहायता से मध्याह्न निश्चित होता है, दोपहर का समय निश्चित होता है। अब मध्याह्न छाया से वास्तविक उत्तर दक्षिण और याम्य उत्तर का मतलब क्या होता है? मेडिटेरेनियन, मतलब मध्याह्न रेखा यानी देशांतर रेखा निर्धारित होती है। एनेक्सीमेंडर ने एक विश्व मानचित्र तैयार किया जिसमें उसने यूनान को बीच में दिखाया था अभी, ठीक है। यूनान जो ग्रीक है उसको उन्होंने बीच में दिखाया था। अब सोचो कितने शुरुआत की बात है, उनको पूरे विश्व की जानकारी थोड़ी ना है, जितना उनको पता है उतने का मैप बनाएंगे। थेल्स और एनेक्सीमेंडर को गणितीय भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। अब ये कंपटीशन के भी प्रश्न हैं, ठीक है, कि गणितीय भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? थेल्स और एनेक्सीमेंडर को कहा जाता है। विश्व का मानचित्र किसने बनाया? तो एनेक्सीमेंडर ने बनाया, ठीक है। किसने ज्यामिति और त्रिकोणमिति की 6 प्रमेयों की रचना की? थेल्स ने। या पूछ लिया जाए किसने बताया कि वृत्त को उसके व्यास से 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है? तो थेल्स ने, ठीक है। थेल्स को गणितीय भूगोल का पिता भी कहते हैं, यहाँ पे शायद लिखा हो या ना लिखा हो। अब देखो अभी जो है हिकैटियस इसके बाद आएंगे, तब फिर हम ये मैप अभी फिर देख लेंगे जब हिकैटियस को पढ़ेंगे इसके नीचे, ठीक है। देखो हिकैटियस आ गए, ये भी मिलेट्स के रहने वाले थे, ठीक है। इनका जन्म 475 बिफोर क्राइस्ट में हुआ था।
यूनानी गद्य का प्रथम लेखक इनको कहा जाता है। ठीक, यानी जो ग्रीक प्रोज है उसका फर्स्ट राइटर कौन है, तो आप कहोगे हिकेटियस। पुस्तक का नाम इनके क्या है, जस पीरियोडस। याद रखना, जस पीरियोडस 6ठी शताब्दी के अंत में प्रकाशित हुई थी। जस पीरियोडस का हिंदी माने क्या है, पृथ्वी का वर्णन, यानी द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक में विश्व का सामान्य सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था। ठीक है, देखें किसी का फोन आ रहा है। बाद में देख लेंगे। तो हिकेटियस ने अपनी पुस्तक में विश्व का सामान्य सर्वेक्षण प्रस्तुत किया, और हिकेटियस को भूगोल का पिता कहते हैं। ये चीज़ अभी और एक चीज़ आपको बताएंगे कि हिकेटियस को भूगोल का पिता कहते हैं कि इरेटोस्थनीज को, है ना, कन्फ्यूजन रहती है आपको। अगर पढ़ने वाले बच्चे हो, नहीं पढ़ने वाले हो तो हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चे बन जाओ। ज़िंदगी में कुछ करना है तो पढ़ना है। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल का पिता किसको कहते हैं, हिकेटियस को कहते हैं। हिकेटियस ने अपने पूर्ववर्ती, मतलब इनके पहले जो भूगोल थे उनकी तरह पृथ्वी को गोलाकार, तस्तरी नुमा और यूनान को केंद्र में ही माना है। ठीक है, अब जस पीरियोडस में ये जो इधर लिखा है ना, तो इसमें यह है कि जस पीरियोडस जो है, जिसका नाम डिस्क्रिप्शन यहाँ पर था, उसमें क्या क्या चीज़ है, तो उसमें पृथ्वी का क्रमबद्ध वर्णन है जो कि 2 हिस्सों में है। पहले हिस्से में उन्होंने क्या किया है, यूरोप के बारे में भौगोलिक सूचनाएं बताई हैं, और दूसरे हिस्से में क्या किया है, दूसरे हिस्से में जो वर्तमान अफ्रीका में एशिया है उसके बारे में स्थानिक यानी स्पैटियल एवं भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन दी हुई है। इनका कहना था कि विश्व 2 भागों में विभाजित है। इन्होंने न सिर्फ भारत की पहचान की बल्कि सिंधु नदी, अनेक नगरों तथा बहुत सी जनजातियों के बारे में भी लिखा, जिसमें से एक जनजाति गांधारी जनजाति, जिसके बारे में उन्होंने बताया। आओ देख लेते हैं इनका मैप। तो जैसा कि बताया गया कि इन्होंने जो है सिंधु नदी के बारे में बताया। ठीक है, तो आप सबसे पूर्व की तरफ देखो, जहाँ की हमारा एरो नहीं जाएगा, लेकिन हम आपको फिर भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, ये देखो, ये सिंधु नदी है ना यहाँ पे। तो जो सिंधु नदी है, देखो सिंधु नदी के बारे में बताया, आपको पता है भारत में सिंधु नदी किस जगह पे है, तो ये इन्होंने बताया था। और अगर आप देखोगे, हमारा ये भूमध्य सागर है। ठीक है, ये भूमध्य सागर है, और ये मिलेट्स नगर है। ठीक है, जहाँ पे ये पैदा हुए थे। ठीक है, इसके बगल में। और ये इन्होंने, ये डेन्यूब नदी है यूरोप की। ठीक है, ईस्टर रिवर है, पूरा यूरोप है। ठीक है, ये टिग्रिस रिवर है, कार्थेज है। ठीक, ये जो ये हाईलाइट किए गए हैं ना, ये सब एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। देखो यहाँ पे हमने लिख भी रखा है, आईएएस में पूछे गए ग्रीक नगरों के नाम हैं ये सारे। ठीक है, ये पहले से लिखे रखे हैं। बैकग्राउंड में कुत्ते भौंक रहे हैं, हो सकता है आपको इनकी आवाज़ आ रही हो। तो ये भी है, इनका भी अपना काम है, ये करते रहते हैं। ठीक है, हम लोग हाथी हैं, हम लोग चले जाते हैं। अब आगे है अगला, हेरोडोटस। किन लोगों को हम पढ़ चुके हैं, हम लोग थेल्स को पढ़ चुके हैं, एनेक्सिमेंडर को पढ़ चुके हैं, और हिकेटियस को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हेरोडोटस को। हेरोडोटस यूनान का प्रथम इतिहासकार था, और जब भी कभी आपसे पूछेगा इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस का जन्म जो है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, हेलिकारनेसस में। ये आपको रट्टा मारने की किसी ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं पूछा जाता, ये आपकी जानकारी के लिए है कि अगर आप जानना चाहोगे उनके पोते पोती जिंदा हैं कि नहीं, तो आप जाकर के पता लगाना वहाँ पे। इनका अभिमत था, यानी इनका मानना था कि इतिहास का लेखन भूगोल के सापेक्ष में होना चाहिए, और भूगोल के अध्ययन में ऐतिहासिक परिदृश्य का समावेश होना चाहिए। अब हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि कैसे आप एक पंथ दो काज कर सकते हो। आपसे पूछा जाता है कि इतिहास का भूगोल के साथ संबंध बताओ, इतिहास का भूगोल का गणित के साथ क्या संबंध है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना। अब देखो, अगर आपसे पूछा है भूगोल का गणित से क्या संबंध, तो थेल्स गणित के पिता भी हैं, प्रमेयों की रचना की है, लेकिन भौगोलिकविद है कि नहीं है, और उनका प्रमेयों का यहाँ पे काम है कि नहीं काम है। भाई पृथ्वी का मापन करना है, देशांतर अक्षांश ये सब रेखाएं निर्धारित करना है, तो गणित तो इससे संबंधित हुआ कि नहीं हुआ, कहोगे हुआ। अब यहाँ पे हेरोडोटस का देखो, इतिहास का पिता है लेकिन भूगोल में ये है, और ये खुद कह रहा है कि इतिहास का लेखन भूगोल के संदर्भ में करना चाहिए, भूगोल के अध्ययन में ऐतिहासिक परिदृश्य का समावेश होना चाहिए। और भाई होगा क्यों नहीं, बिना इतिहास के भूगोल कहाँ से आ जाएगा। अगर आप ये जानोगे ही नहीं कि कल को कैसे पर्वत बनते थे, क्या प्रक्रियाएं हुई जिसकी वजह से ये पर्वत बना है, तो यानी इतिहास में तो जाओगे ही, वो चीज़ें हैं। अब ये यूनानी गद्य का द्वितीय लेखक माना जाता है। प्रथम लेखक कौन है, अभी ऊपर बात हो चुकी है। इसकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिया है। अच्छी बात है कि हिस्ट्री का फादर है, बुक का नाम हिस्टोरिया है।
याद कर ले जाओगे। आई थिंक हमने पहले ही बताया था कि रट्टा नहीं मरवाएंगे आपसे, ऐसे इस तरीके से बताते रहेंगे कि आपको चीज़ें याद होती रहेंगी। पृथ्वी के आकार के संबंध में इनके विचार हिकैटियस से भिन्न थे। ठीक, इन्होंने होमर की तरह आकाश को नतोदर यानी कन्वेक्स कॉनकेव माना और धरातल की भांति तथा सूर्य चापाकार मार्ग से पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करता है। अभी देखो, अभी ये कि सूर्य यात्रा कर रहा है, मतलब अभी तक यहाँ तक जानकारी पहुँची है केवल। हेरोडोटस ने सबसे पहले विश्व मानचित्र पर मेरिडियन खींचा। विश्व मानचित्र तो बनाया था एनेक्सिमेंडर ने, लेकिन उनको इसके याम्योत्तर यानी एक देशांतर रेखा के बारे में, मध्याह्न रेखा के बारे में पता नहीं था, जो काम हेरोडोटस ने किया। ये पहले विद्वान थे जिन्होंने कैस्पियन सागर को एक अंतः सागर माना, ठीक है, यानी लैंडलॉक्ड सी, जबकि समकालीन विद्वान इसे उत्तरी सागर का भाग मानते थे। नील नदी के प्रवाह को सैद्धांतिकता प्रदान की, अर्थात नील नदी के वार्षिक परिवर्तन, मियांडर, गर्त, डेल्टा आदि सब के बारे में इन्होंने बताया। अब देखो सैद्धांतिक मान्यता का क्या मतलब है। किसी को नदी आप तब मानोगे जब जो नदी के बहुत सारे कार्य होते हैं वो भी वो करती हुई पाई जाएगी, तभी तो आप नदी मानोगे। अभी अगर आप भूगोल वगैरह को लेकर के और करंट अफेयर से जुड़े रहते होगे तो आपको पता होगा कि अभी तक जो ऐसे वाले सागर यानी आर्कटिक, अंटार्कटिक, इन सबको मान्यता नहीं प्राप्त। अंटार्कटिका को तो बिल्कुल नहीं प्राप्त थी, ठीक है, यानी जो साउथ पोल वाला था, ठीक है, लेकिन उसको भी जो है मान्यता अभी जल्दी ही मिली है। तो ये सब मिलती है उनके मतलब इस पर मिलती है कि आखिर उनके पास जो है इस तरीका कुछ है कि नहीं है, इस आधार पे उनको मिलती है, ठीक है। अब फिर इसके बाद में अगले भूगोलविद प्लेटो आ जाते हैं। भाई काफ़ी फेमस है प्लेटो, इनको आप राजनीति विज्ञान में पढ़ोगे, हिस्ट्री में पढ़ोगे, आखिर दार्शनिक हैं। हम दार्शनिक देखो लिखा भी दर्शन शास्त्र से जोड़ा जाता है। इनका टाइम पीरियड भी आप जान लो, बहुत जगह काम आएगा, 428 से 348 ईसा पूर्व। इन्होंने तो दर्शन शास्त्र के साथ जोड़ा जाता है, दार्शनिक तो थे, लेकिन दर्शन शास्त्र वाले जो होते हैं ना, ये सारे विषय के होते हैं। तो इन्होंने क्या निगमनात्मक पद्धति यानी डिडक्टिव मेथड जिसको इंग्लिश में बोलेंगे, उस पद्धति की इन्होंने शुरुआत की। इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी को सुडौल आकार वाला यानी पिंडाकार संरचना की संकल्पना इन्होंने प्रस्तुत की थी कि सुडौल आकार के तस्तरी नुमा जैसी नहीं है। प्लेटो के बाद में अरस्तु आते हैं, अरिस्टोटल जिनको इंग्लिश में बोलते हैं। अरस्तु जो है वो प्लेटो के शिष्य है, इन्हीं का शिष्य जो है वो सिकंदर है, जिसको अलेक्जेंडर भी बोलते हैं। तो उसके बाद इनको पढ़ोगे। इनका टाइम पीरियड 384 टू 322 है। ये प्लेटो के शिष्य थे। प्लेटो के विपरीत जैसे इन्होंने निगमनात्मक किया था यानी डिडक्टिव, और इन्होंने आगमनात्मक यानी इंडक्टिव मेथड की शुरुआत की। और इस प्रकार अरस्तु ने अनुसंधान क्रियाविधि यानी रिसर्च एक्शन के बारे में विश्व की पहली सैद्धांतिक यानी पहली थियरी दी। इनका विश्वास क्या था कि अगर विश्वसनीय सिद्धांत बनाना है तो आणविक तथ्यों के परीक्षण की शुरुआत करनी होगी। मतलब कोई भी अनुभव के आधार पर कोई चीज़ बता देता है तो उसको ऐसे नहीं मान लिया जाना चाहिए, उसके लिए कुछ क्या करना चाहिए, उसके पहले परीक्षण करो, जांच पड़ताल करो, यानी वैज्ञानिकता ये लेकर के आए। और अरस्तु जो है प्रारंभिक नियत तत्ववादियों में से थे, जिन्होंने बताया कि अक्षांश बदलने के साथ पर्यावास की क्षमता में भी बदलाव आता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपने जब नियतिवाद, संभववाद ये सब पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि निश्चयवाद में क्या है कि किस तरीके से अक्षांश के हिसाब से जलवायु परिवर्तन वगैरह आते हैं, उस हिसाब से लोगों के पर्यावास मतलब किस तरीके से लोग रहते हैं, लोगों के रहन सहन आदि परिवर्तन होते चले जाते हैं। उसी पे इन्होंने बताया कि भूमध्य रेखा के निकट रहना असंभव होगा क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, और इसके विपरीत ध्रुवीय प्रदेशों में भी रहना असंभव क्योंकि वहाँ बहुत तेज ठंडी पड़ती है। ये नियतिवाद के ही तत्व हैं कि नहीं हैं। तो ये हो गए। फिर इनके शिष्य हैं सिकंदर महान, जिनको अलेक्जेंडर बोलते, वही विश्व विजेता सिकंदर। तो इसने देखो गुरु के प्रत्यक्ष प्रेक्षण द्वारा परिकल्पनाओं की जांच तथा अनुसंधान क्रियाविधि से प्रभावित होकर अपने साम्राज्य विस्तार के साथ विश्व के ज्ञात स्थलों की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की। भाई वैसे तो विश्व विजय पर निकला था, लेकिन आप चीज़ों की जानकारी रखोगे तब तो विश्व विजय करोगे। तो इसने इस तरीके से खोजबीन में भी अपना दिल लगाया। इसने डेन्यूब की बर्बर जाति पर विजय प्राप्त की, जो डेन्यूब नदी है। पर्शियन साम्राज्य में कुछ भागों पर आक्रमण किया, मिस्र पहुंचा। 322 में मिस्र में सिकंदरिया नगर की स्थापना की। हिंदी वाले सिकंदरिया याद कर लो, अंग्रेजी वाले अलेक्जेंडरिया याद कर लो। हिंदी वाले इसका नाम सिकंदर जानो, अंग्रेजी वाले अलेक्जेंडर जानो, ठीक। तू भी बन सकता है सिकंदर, सिकंदर ओ सिकंदर। हाँ,
सिकंदर ने ऐतिहासिक और प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार सिकंदर ने अनेक नवीन प्रेक्षणों को एकत्रित किया जो कि यूनानी ज्ञान परिधि से बाहर हैं, मतलब केवल यूनान तक ही इसका अध्ययन सीमित नहीं रहा था, यूनान के बाहर भी था। फिर अगला नाम आता है इरेटोस्थनीज का टाइम पीरियड 276 टू 194 BC। इरेटोस्थनीज जो सिकंदरिया म्यूजियम ना, अलेक्जेंड्रिया म्यूजियम जिसके सिकंदर ने स्थापना करी थी, ठीक है, तो उसके प्रथम अध्यक्ष ये थे। 40 वर्षों तक वो इस पद पर रहे और बहुत लेख और पुस्तकें लिखे उस टाइम पे। और जियोग्राफिका नाम की पुस्तक जो किसकी है, इरेटोस्थनीज की। ये सब जानने वाली चीज़ें हैं। इरेटोस्थनीज को प्रथम वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता माना जा सकता है क्योंकि इन्होंने असाधारण परिशुद्धता से विषुवत की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास किया था। किसने, इरेटोस्थनीज ने, ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा विश्व के अक्षांश देशांतरों के तंत्र को विकसित किया जिसके आधार पर संभवतः प्रथम सही मानचित्र बन सका। अक्षांश और देशांतर इन्होंने बताए और इन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफी का प्रयोग किया था, अतः इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है और इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। जनक माने जो जने, जो पैदा करे, और पिता जो पालन पोषण करे। तो अब ध्यान रखना, ठीक है, कि जनक कौन है और पिता कौन है। अब जो यहाँ पे लिखा है ना कि इरेटोस्थनीज ने जो है विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करी, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी इसके पहले, थोड़ा सा केवल आपको रेफरेंस देते हैं। आपको पता होगा कि इन्होंने यही नोमोन यंत्र, इसको इंग्लिश में सेक्सटेंट बोलते हैं, उसकी वजह से जो है विषुवत रेखा पर बने कुएं में वहाँ पर इन्होंने उस यंत्र में सूरज की किरण देखी और फिर अलेक्जेंड्रिया नगर में देखा और फिर उसके बीच का कितना डेविएशन यानी विचलन था उसको पता करके फिर स्टेडिया जो वहाँ की दूरी थी उससे कैलकुलेट करके फिर विषुवत रेखा की जो लंबाई बताई थी वो रियल में जो लंबाई है उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। ये कहानी आपने सुनी होगी और नहीं सुनी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको वीडियो में अच्छे से बता दें किस तरीके इरेटोस्थनीज ने इस टाइम पीरियड में, यानी कब टाइम पीरियड 276 से 194 बिफोर क्राइस्ट, उस टाइम पे कैसे इन्होंने बिना कहीं आए गए विषुवत रेखा की एग्जैक्ट लंबाई कैसे बताई थी। अगर आपको ये जानना है तो कमेंट बॉक्स में आपको पूछना पड़ेगा, कम से कम 10 कमेंट होंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो फिर इन्होंने और क्या किया, अक्षांश देशांतरों को निश्चित करने का प्रयास किया जिसके चलते इन्हें भूगणित का पिता कहा जाता है। गणित का पिता मत कहना, वो थेल्स हैं, भूगणित के पिता हैं ये, यानी फादर ऑफ जियोडेसी। कौन है, इरेटोस्थनीज। पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी भी निश्चित करने का प्रयास किया। इरेटोस्थनीज प्रथम विद्वान था जिसको नील नदी के निचले प्रदेश का संपूर्ण ज्ञान था, क्योंकि इसने सर्वप्रथम इसने क्या किया था, जो न्यूशियन जाति है उसका उल्लेख किया था। कैस्पियन सागर को उसने उत्तरी सागर की एक भुजा के रूप में माना। इसने विश्व को 2 भागों में, उत्तर में यूरोप और दक्षिण एवं पूर्व में एशिया लीबिया में विभक्त किया। 5 जलवायु कटिबंधों की बात किसने करी थी, इरेटोस्थनीज ने, जिसमें एक उष्ण जिसको आप ट्रॉपिकल बोलते हो, 2 शीतोष्ण यानी जो टेम्परेट है नॉर्थ वाले साउथ वाले, और 2 शीत फ्रिजिड जोन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। देखो कितना बढ़िया, उसी समय ये सब इसने बता दिया था। किसने बताया था, तो इरेटोस्थनीज ने बताया था, ठीक है। ये सब यूनानी भूगोलवेत्ता हैं, इनके बारे में अलग से पूछा जा सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, कहाँ तक सीरीज के पीछे पड़े रहोगे, अच्छी जानकारी लो और शर्माओ नहीं, सबको शेयर करो, शेयर करते रहोगे, आगे वीडियो आपको सारी मिलती रहेंगी, मेरा भी प्रोत्साहन होता रहेगा। आपको जेएनयू का एंट्रेंस देना है, बीएचयू का एंट्रेंस देना है, डीयू का एंट्रेंस देना है, नेट का एग्ज़ाम देना है, जेआरएफ बनना है, पीएचडी करनी है, प्रोफेसर बनना है, पीसीएस का एग्ज़ाम देना, किसी राज्य का आईएएस का एग्ज़ाम देना है, सब में उपयोगी है, बराबर उपयोगी है। अगले विद्वान आते हैं हिप्पार्कस। हिप्पार्कस जो है प्रसिद्ध यूनानी खगोल शास्त्र और गणितज्ञ था, यानी एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन। इरेटोस्थनीज की मृत्यु के बाद सिकंदरिया म्यूजियम का अध्यक्ष ये बना। इसने अपने लेखों में समांतर अक्षांशों यानी पैरेलल लैटिट्यूड्स और देशांतरों के याम्योत्तर यानी जो देशांतर के मेरिडियन होते हैं, वैसे देशांतर को ही मेरिडियन बोलते हैं, मध्याह्न, उन पर बल दिया। उसने हमको कमेंट बॉक्स में बताना कि देशांतरों को मध्याह्न क्यों बोलते हैं, वाई आर दी लॉन्गिट्यूड्स आर कॉल्ड मेरिडियंस, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स से पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। उसने वैज्ञानिक मानचित्र के क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिप्पार्कस ने अक्षांश देशांतर को निश्चित करने के लिए अस्त्रलाभ यानी एस्ट्रोलैब, इंग्लिश में बोलेंगे एस्ट्रोलैब, का आविष्कार किया था। पृथ्वी के त्रिविमीय यानी 3D मंडलाकार आकृति को द्विविमीय यानी 2D में
परिवर्तित किया, जिससे जो प्रक्षेप बनाया, प्रक्षेप आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर अवध यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं तो जहाँ तक मेरा ख्याल है फर्स्ट ईयर में ही आपका रहा होगा। प्रोजेक्शन, जो आप प्रोजेक्शन आपने बनाया होगा, कई सारे तरीके के प्रोजेक्शन, वही प्रक्षेप हैं। और इस प्रक्षेप के सहारे जो है जो 3D लंबाई चौड़ाई ऊंचाई करके बनता है ना, वो 2D में कन्वर्ट किया गया। और ये करने का श्रेय किसको है? हिप्पारकस को है। जब भी पूछा जाएगा प्रक्षेप बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो हिप्पारकस को जाता है। उसने अक्षांशों के आधार पर वृत्त को 360 डिग्री में बांट दिया। उसने यह निर्देशित किया कि विषुवत रेखा एक दीर्घ वृत्त है जो पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करती है। ये अब भी सही है ये बात। विषुवत रेखा की ओर खींची जाने वाली याम्योत्तर रेखाएं जो ध्रुवों को मिलाती हैं एक दीर्घ वृत्त होती हैं। बहुत सही बात है। ध्रुवों की ओर अक्षांशीय रेखाएं क्रमशः छोटी होती जाती हैं। अब भी सही, ये सब बाद में बदली नहीं है, ये सब तब बताया था, ये अब भी वैसे ही हैं। ध्रुवों की ओर अक्षांशीय रेखाएं क्रमशः छोटी होती जाती हैं, बिल्कुल छोटी होती जाती हैं। अभी बना के दिखाते हैं। और प्रत्येक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, आपको पता है, ये भी सही है। तभी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। 360 को आप अगर 15 से डिवाइड करोगे तो 24 आएगा। और जो इन्होंने बताया था कि देखो ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पे सबसे बड़ी रेखा, जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाओगे ये रेखा छोटी होती देखो चली जाएगी। ठीक है, तो ये बात इन्होंने कहीं गलत बताई थी, कहोगे नहीं, सही बताई थी। ये सब बात तो वहीं पे बता चुके थे। और जो बात इन्होंने बताई थी कि जो भी केंद्र से होकर के जो भी रेखा निकलेगी वो दीर्घवृत्त होगी, मतलब ऐसे खींचो चाहे ऐसे खींचो चाहे ऐसे खींचो, ये सब दीर्घवृत्त होंगी। ये बात उन्होंने बता के रखी थी। ठीक है, तो ये हो गए। अब आ जाते हैं हमारे अगले पोसिडोनियस। बोरना हो, क्योंकि ये खत्म हो चुका है, लास्ट है हमारे। कौन? पोसिडोनियस। पोसिडोनियस ने जो किताब लिखी थी वो द ओशन, और द ओशन माने सागर, और इसको सागरीय विज्ञान का विशेषज्ञ और सही माने को तो सागरीय विज्ञान का जनक माना जाता है। यूनानी इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता था, क्योंकि हम यूनान के बारे में पढ़ ही रहे हैं। पोसिडोनियस भूगोल से संबंधित 2 विचारों के लिए जाने जाते हैं। एक ये कि पृथ्वी की परिधि के संबंध में इन्होंने विषुवत रेखा की लंबाई नापी, पर इनकी लंबाई इरेटोस्थनीज की तुलना में छोटी थी। इरेटोस्थनीज इतना एग्जैक्ट नहीं कर पाए थे। दूसरा, विषुवत रेखीय प्रदेशों के निवास क्षेत्रों के संबंध में उसने अरस्तु के इस विचार को कि विषुवत रेखा अधिक तापमान के कारण निवास योग्य नहीं है कटु आलोचना करते हुए बताया कि अधिकतम तापमान विषुवत रेखा पर न होकर शुष्क मरुस्थल के शीतोष्णकटिबंध में पाया जाता है। ठीक है, मतलब उन्होंने अधिकतम तापमान वाली जो बात करी तो उन्होंने बताया कि अधिकतम तापमान वहाँ पे नहीं पाया जाता। अब आप बताओ कि अधिकतम तापमान वहाँ पे पाया जाता है? ये कमेंट बॉक्स में आपका काम है। देखो, आप लोग अगर कमेंट में एक्टिव रहोगे तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ाने में, और मैं आपका सब कुछ पूरा कर दूंगा। देखो, अब इसके बाद में हम लोग आएंगे चैप्टर 3 पे, जो कि है क्लासिकल पीरियड ऑफ रोमन्स, रोम का, जिसमें आप पढ़ोगे स्ट्रैबो के बारे में, टॉलमी के बारे में, है ना। और इसके अलावा आप पढ़ोगे माइक्रोवियस के, पंपोनियस मेला, प्लीनियर, आर्क बिशप, है ना, इन सब के बारे में पढ़ोगे। फिर हम लोग आ जाएंगे डार्क एज पे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगली वीडियो के बारे में, और अच्छी अच्छी बातें लिखें जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सुबह 7 बजे और शाम को 9 बजे हमारी वीडियोज आपको उपलब्ध होती रहती हैं। धन्यवाद।